কাকলৈ ৰাজ্যত আকৌ আন্দোলন হৈছে। আমি আন্দোলনৰ বিভিন্ন ফুটেজ দেখিছোঁ। ক'ৰবাত 5 জন, ক'ৰবাত 7 জনে কা আমি নামানো বুলি প্ৰতিবাদ কৰিছে, ক'লা পতাকা উত্তোলন কৰিছে। শিৱসাগৰত অখিল গগৈয়ে প্ৰতিবাদ কৰিলে, খুব বেছি 50 বা 60 জন মানুহ উপস্থিত হ'ল। কাৰ এতিয়া সেই আগৰ দৰে অসমীয়া মানুহৰ মাজত কা বিৰোধী কোনো ধৰণৰ মনোভাৱ নাই। কিন্তু কা কি, কাক লৈ অপব্যাখ্যা চলিছে নেকি, সেই সমস্ত তথ্য আজি বিশ্লেষণ কৰিম এই অনুষ্ঠানত। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন সংক্ৰান্তত স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান ANIৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎ প্ৰসংগত বহুবোৰ তথ্যই সদৰি কৰিছে অমিত শ্বাহে। অমিত শ্বাহক সোধা হৈছিল নিৰ্বাচনৰ আগে আগে কাৰ অধিসূচনা বা কাৰ নিয়মাৱলী ঘোষণা কৰাৰ উদ্দেশ্য কি আছিল। के लिए अभी लाने की क्या जरूरत थी? सारे जो विपक्ष के नेता हैं सब कह रहे हैं कि ये ठीक चुनाव के पहले नोटिफिकेशन लेके आए हैं। पहली बात तो CAA की जरूरत क्या थी और इसकी नोटिफिकेशन चुनाव के 2 या 3 महीने पहले। देखिए, मैं पहले टाइमिंग की बात करता हूँ जी। सारे विपक्षी दल, ओवैसी हो, राहुल गांधी जी हो, या अरविंद केजरीवाल हो, या ममता जी हो, ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए टाइमिंग का महत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम CAA लेकर आएंगे और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो शरणार्थी है उनको नागरिकता देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बहुत स्पष्ट है और वो एजेंडे के आधार पर हमें बहुमत मिला है। 2019 में ही ये बिल संसद के दोनों सदनों ने पार कर दिया। उसके बाद कोविड के कारण थोड़ा लेट हुआ। अब टाइमिंग का क्या महत्व है? सरकार ने अपनी विल चुने जाने से पहले अभिव्यक्त कर दी है। चुनने के बाद फर्स्ट प्रायोरिटी में पहले ही साल में दोनों सदनों से इस कानून को मान्यता मिल गई है। रूल्स फॉर्मेलिटी है। अब टाइमिंग का या पॉलिटिकल गेन या लॉस का सवाल नहीं है। अब विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर कर, एपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर कर वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहता है। मैं उनको विनती करना चाहता हूं कि आप एक्सपोज हो चुके हो, ये मत करिए। पूरे देश की जनता जानती है कि CAA इस देश का कानून है और ये 4 साल में मैं कम से कम 41 बार बोला हूं कि ये होगा, चुनाव के पहले होगा। अब क्या मतलब है टाइमिंग का सवाल करने का? কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কয় কা আৰু NRCৰ মাজত কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই। কাৰ জৰিয়তে বহুতৰ নাম কৰ্তন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে বুলি অপব্যাখ্যা চলাইছে বুলি মন্তব্য কৰিছে অমিত শ্বাহে। असम में CAA लागू होगा या नहीं होगा और NRC और CAA ये इनका क्रॉसिंग है कि नहीं? इंटर देखिए, असम में जो NRC की ऑर्डर हुए है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, इसका CAA से कोई लेन देन नहीं है। आसाम नहीं, देश के हर हिस्से में CAA लागू होगा। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के राज्य जहां पर 2 प्रकार के विशेषाधिकार उनको दिए गए हैं, वो विशेषाधिकार के तहत जो राज्य आते हैं उनको ही CAA नहीं होगा। एक इनर लाइन परमिट का प्रोविजन है और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल जनजातीय क्षेत्र है। हाँ, वो जो 6 शेड्यूल में वो असम के कुछ जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके, राजस्थान के कुछ इलाके, हिमाचल के कुछ इलाके आते हैं उसमें। वहाँ नहीं लागू होगा, बाकी सब जगह लागू होगा। पर সদৌ ছাত্ৰ সন্থা অখিল গগৈকে ধৰি একাংশ নেতাই কৈ আছে যে কাক লৈ পেলাই যিহেতু উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এটা গোচৰ চলি আছে, গোচৰ চলি থকাৰ অৱস্থাতে কাৰ নিয়মাৱলী ঘোষণা কৰাটো উচিত হোৱা নাছিল। আজি এই প্ৰশ্ন সোধা হৈছিল অমিত শ্বাহক। मुफ्ती कहती हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में जो है उसकी सुनवाई अभी बाकी है, तो इतनी जल्दबाजी क्यों? देखिए, हर कानून को कोई सुप्रीम कोर्ट में स्टे करेगा तो कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने न्याय मांगने के लिए जाना और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देना 2 अलग बात है। इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट का कोई स्टे नहीं है।
4 साल से लोग गए हैं, अभी लंबित है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसके इम्प्लीमेंटेशन पर कुछ स्टे नहीं दिया है। मैं महबूबा जी को पूछना चाहता हूँ, 370 पर 1951 में ही सुप्रीम कोर्ट में अर्जी हो गई थी, फिर क्यों इतने समय तक आप एंजॉय किए भाई? आप बताएंगे देश की जनता को? जब आपके पक्ष की बात होती है तब नैतिकता के पैरामीटर्स बदल जाते हैं। ऐसे नहीं होता है। देश का एक संविधान है, परंपराएं हैं, अदालतों की परिपाटी है, इसके हिसाब से देश चलता है। গৌৰৱ গগৈৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কৈছে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত কাহ তেওঁলোকৰ এটা প্ৰধান ইছ্যু হ'ব। কোৱা হৈছে যে দিল্লীত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন হ'লে কাহ প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ব। আজি এই প্ৰশ্ন সোধা হৈছিল অমিত শ্বাহক। অমিত শ্বাহৰ উত্তৰ কি আছিল শুনি লওক। जयराम रमेश कांग्रेस के नेता ने कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। शशि तरूर कहते हैं कि अगर कांग्रेस जीत जाती है इलेक्शन या इंडिया अलायंस जीत जाती है तो ये सीएए को रिपील कर दिया जाएगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, उनको भी मालूम है कि इंडिया अलायंस सत्ता में नहीं आना है। मैं आज आपके चैनल पर कहना चाहता हूं, सीएए के कानून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है, नरेंद्र मोदी सरकार लाई है। इसको रिपील करना असंभव है। हम पूरे देश को जागरूक करेंगे और रिपील करने वालों को कहीं पर स्थान ही न मिले, इसी स्थिति होगी। और जहां तक असंवैधानिक होने का सवाल है, वो आर्टिकल अनुच्छेद 14 का हवाला देते हैं। वो भूल जाते हैं कि अनुच्छेद 14 में 2 अपवाद रखे हुए हैं। एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन का अपवाद है और दूसरा कानून के उद्देश्यों के साथ लॉजिकल संबंध होना चाहिए। तो वो आर्टिकल 14 का वायोलेशन नहीं करता है। इसमें रीजनेबल क्लासिफिकेशन बहुत स्पष्ट है कि जिन लोगों पर भारत के पुराने हिस्सों में आज वो विभाजन के कारण देश से कटे हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, जिन लोगों पर धार्मिक प्रताड़ना होने के कारण जो भारत की शरण में आए हैं, उसके लिए एक कानून है। तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन बहुत स्पष्ट है और इसलिए ये पूरी तरह से संवैधानिक कानून है। স্থায়িত্বশাসিত পৰিষদৰ অঞ্চলত বসবাস কৰা লোকে নাগৰিকত্বৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব কাৰ জৰিয়তে? এই প্ৰসংগত বিতং তথ্য সদৰি কৰিছে অমিত শ্বাহে। है उनका जो कॉम्पोजिशन है वो बदलेगा नहीं सीए की वजह से? जरा भी नहीं बदलेगा। हाँ। ट्राइबल कॉम्पोजिशन और उनके अधिकार को हम जरा भी डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं। हाँ। हमने एक्ट में ही प्रोविजन कर दिया है कि जहां पर भी इनर लाइन परमिट है और जहां संविधान की 6ठी सूची में जो क्षेत्र शामिल किए गए हैं, इन पर वहां पर सीएए नहीं लागू होगा और वहां के एड्रेस वाला एप्लीकेशन भी ऐप में अपलोड ही नहीं होता है। तो लागू होने का सवाल ही नहीं आता है। और एक्ट में ही प्रोविजन है, मगर हमने एप्लीकेशन में भी वो एरिया को एक्सक्लूड कर दिया है। कोई अप्लाई करेगा भी वो वहां से तो नहीं, ऐप ही नहीं खुलेगा। पर वो कहीं और जाके अप्लाई कर सकता है ना? तो वो भारत के नागरिक तो बन ही सकते हैं। हाँ, अच्छा, ओके। वो संविधान की 6ठी अनुसूची में सुरक्षित क्षेत्रों के नागरिक नहीं बन सकते। इनर लाइन परमिट से सुरक्षित क्षेत्रों के नागरिक नहीं बन सकते। वो भारत के नागरिक बन ही सकते हैं। ফেচবুক পঢ়ি পঢ়ি যিসকলে কাৰ বিৰুদ্ধে নিজৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে, সেইসকলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰ সংক্ৰান্তত কৰা মন্তব্য জনাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কা আৰু অসমত ইয়াৰ প্ৰভাৱ কেনেকৈ পৰিব তাৰ ওপৰত বিতং তথ্য সদৰি কৰে এইদৰে। 5জন শ্বহীদৰ মৃত্যুৰ উত্তৰ বহুত মানুহে দিব লাগিব আফটাৰ 45 ডেজ। ইলেকশ্যনৰ আগদিনাখন হিচাপ কৰিলেই হ'ল অসমত কিমানে আবেদন দিছে। বহুতে কৈছে না যে ভোটৰ আগত আমি চাম। তো এইটোতো এটা খোলা কিতাপ হৈ গ'ল, কোনেওতো আৱেগিক কৰিব নোৱাৰে। কালি 17জন মানুহে গুজৰাটত চিটিজেনশ্বিপ পালে। এতিয়া অসমত কিমানে এপ্লাই কৰে, কিমান এপ্লিকেশ্যন ডিছপ'জ হ'ল, এতিয়াতো মানুহৰ আগত আহিব। তেতিয়া উত্তৰ দিব লাগিবনে নাই যে এই 20 লাখৰ সংখ্যাটো ক'ত পাইছিলে? বাংলাদেশত 1 কোটি মানুহ কমি গ'ল। আৰে কনভাৰ্চনহে হ'ল মানুহখিনি, অসমততো অহা নাই।
অসমত যোন আহিছে কিন্তু NRCয়ে কেপচাৰ কৰি ল'লে। NRCত আবেদন নকৰা এজন মানুহো ইয়াত সোমাব নোৱাৰে, কাৰণ ইতি যে আমাৰ ছিষ্টেমটো লগ হৈ আছে, ইয়াত এজন মানুহ আহিব নোৱাৰে, বাঢ়িব নোৱাৰে। সেইকাৰণে যুক্তি ইয়াত কোনেও দিব নাহে। ডাঙৰ সমস্যাটো হৈছে কি, আমি নামানো, নুবুজো। আৰে নুবুজিলে কেনেকৈ কৰিব? বুজিলেহে আন্দোলন কৰিব পাৰিব। সেইকাৰণে অসমত গোটেইটো এটা ফিয়াস্কো হ'ব। দেয়াৰ উইল বি ন' ফ্ৰেছ এপ্লিকেশ্যন। পিছত আমি কেম্প বহাব লাগিব NRCত বায়'মেট্ৰিক লগ হৈ থকা মানুহখিনি, কাৰণ এপ্লিকেশ্যন কৰ বুলি। আজিতো 4 দিন গ'লেই কেইটা অসমৰ পৰা আবেদন হ'ল? 13ত এনাউন্সমেণ্ট হ'ল, 12ত না? আজিতো 4-5 দিন হ'লেই দেয়াৰ ৱাজ নট এ ছিংগল এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰম আছাম। পৰ্টেলটো খোলা আছে। এতিয়া কিমান ডাঙৰ 855 লাইনত গৈ আছে কা আন্দোলনটো, উত্তৰ দিব উল্টা পৰিব। কাৰণ মোৰ অসমৰ পলিটিক্সৰ ওপৰত এটা ভাল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছে। মই জানো যে অসমত মানুহ নাহে, কাৰণ ইয়াত ইক'ছিষ্টেমটো ইমান ষ্ট্ৰং, মানুহে একচেপ্টে নকৰে। এইটো কৰিডৰ হিচাপেহে ইউজ কৰে, সোমাই পেলাই ওলাই যায়। আৰু অসমৰো ইভেন বাংলাদেশী মুছলমানো অসমত নতুন সোমোৱাই নাই, ওলাই গুচি যায় অসমৰ পৰা। কাৰণ আমি ইয়াত ইমান বস্তুটো ডিবেটেবল হৈ গ'ল। ইয়াত কলিকতাত গ'লে ট্ৰিবুনেল নাই, IMDT নাই, কলিকতাত গ'লে ডি ভোটাৰ নাই। গতিকে মানুহ অসমত থাকিব নে বেংগলত গুচি যাব? বিহাৰত গ'লে ডি ভোটাৰ ট্ৰিবুনেল নাই। অসমত প্ৰায় 100 টকা লেবাৰ কৰিলে, গুজৰাটত গ'লে 300 টকা। অসমৰ মানুহে যদি গুজৰাটত গৈ আছে কাম কৰিব, কৰ্ণাটকত গৈ আছে, એટલે বাংলাদেশৰ মানুহ গুজৰাট কৰ্ণাটকত নগৈ অসমত কিয় আহিব? কা প্ৰণয়ন হোৱাৰ পিছত দেশৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি বেয়া হ'ব বুলি আজি মন্তব্য কৰিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इनका कहना है कि CA के तहत इनके अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत में आके रहना चाहेंगे तो उन्हें उस बात की मंजूरी दी जाएगी, उन्हें हमारे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इन तीनों देशों में मिला के लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक रहते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मिला के लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक रहते हैं। वहाँ बहुत गरीबी है, उनके पास रोजगार नहीं है। भारत में आना और भारत की नागरिकता मिलना उनके लिए तो बहुत बड़े सपने की तरह है। और अगर हमने भारत के दरवाजे खोल दिए, इतनी बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन 2.5-3 करोड़ लोगों में से अगर 1-1.5 करोड़ लोग भी आ गए तो कहां बसाया जाएगा उनको, क्या करेंगे उनका? ये मेरा प्रश्न था माननीय गृह मंत्री जी, जिसका जवाब आपने नहीं दिया। NB নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।